हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू एस जी इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज़ डेथ। लेकिन उससे पहले मैं एक दो टॉपिक आपको, मतलब एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ रिटायरमेंट के। वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, उसमें ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ बचा नहीं है रिटायरमेंट में जो मैं आपको समझाऊँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। आपको सिर्फ रिटायरमेंट के जो क्वेश्चन है वो 39 तक ही करने हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो आपको छोड़ देने हैं, क्योंकि वो सारा अब हट चुका है इस साल। ठीक है, तो देखो, अगर लाइक ये देखो, बुक दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो देखो, जैसे बुक में ये क्वेश्चन नंबर 38 है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, कोई नई चीज़ है ही नहीं। अब बस इस क्वेश्चन में ये लिखा है यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट एक्स और वाई का दे रखा है। ठीक है, और नीचे इन्होंने कहा है कि वाई जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है। ठीक है, फार्म से क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर फार्म से रिटायर होता है, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में यही बताया था, एक वाई ही रिटायर हो रहा था, तो फार्म ने क्या किया था, उसके कैपिटल अकाउंट से उसका लोन निकाल लिया था, है ना। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, तो यहाँ पे उस केस में क्या हुआ था, उस केस में जो वाई का लोन था, अगर आपको दिख रहा हो, वो एसेट में था, है ना। इसका मतलब है कि फार्म ने वाई को लोन दिया था, पार्टनर को लोन दिया था, जो कि पार्टनर से ले लिया। अब हो क्या रहा है, अब इसके इस वाले क्वेश्चन में वाई रिटायर हो रहा है, और वाई का फार्म ने वाई से लोन लिया है, ना कि वाई ने इस बार फार्म से लोन लिया है। इस बार फार्म को देना है वाई का लोन, और वाई कौन है? एक रिटायरिंग पार्टनर। तो सीधी सी बात है भैया, जब पार्टनर रिटायर होता है, उसने फार्म को जितना भी पैसा दिया होता है वो सारा का सारा पैसा फार्म से ले लेता है। तो ये जो लोन है, ये भी वो फर्म से ले लेगा, लेकिन कौन लेगा? सिर्फ वाई। एक्स का लोन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तो एक्स के लोन को एज इट इज़ जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें लायबिलिटी साइड में एक्स का लोन ऐसे ही आ जाएगा, एक्स लोन 50,000 रुपये न्यू बैलेंस शीट में। लेकिन वाई का लोन कहाँ जाएगा? वाई का लोन जाएगा उसके ही कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, बाय वाइज लोन करके। बाय वाइज लोन, और वाई के अकाउंट में कितने पैसे डाल दोगे आप? 40,000 रुपये। बस इस क्वेश्चन में एक ये चेंज था कि पार्टनर ने अगर फर्म से लोन लिया हो तो भैया उसको रिटायरमेंट पे करना होता है, ये डेबिट साइड पे आ जाता है, और अगर फर्म को लोन दिया हो तो फर्म से वो लोन रिटायरमेंट पे ले लेता है, तो वो बाय साइड यानी क्रेडिट साइड पे आ जाता है। क्लियर है? एक ये पॉइंट था इस क्वेश्चन में, और एक और है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी बहुत ईजी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 39 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आप ध्यान दो, तो ये सारी चीज़ें इसमें कोई मायने नहीं रखती हैं, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, अब लेकिन लास्ट में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पैसे कैसे कैसे दिए जा रहे हैं वो आपको देखना है। कह रहा है कि जेड रिटायर हुआ, जेड को पेमेंट कैसे दी? 5,067 रुपीज़ तो हमने इमीडिएटली उसको कैश में पे कर दिए। ठीक है, इमीडिएटली हमने क्या किया, उसको कैश पे कर दिया, तो बाय कैश। अब 5,067 रुपीज़ अगर कैश में पे कर दिया, 50% ऑफ द बैलेंस, कह रहा है अगर आपने 5,067 पे किया है, उसके बाद जो बैलेंस बच गया, यानी कि 5,067 रुपीज़ उसका पूरा पैसा नहीं था, इसके बाद भी कुछ पैसा हमने अभी जेड को देना है। तो कह रहा है कि अगर 50 जो बैलेंस आपने देने के बाद जो बैलेंस बच गया है ना, उसका 50% आपको एक साल के अंदर अंदर देना है। 50% ऑफ द बैलेंस, बैलेंस का 50%। अभी मैं इसको रिटर्न में भी समझाऊंगा कैसे है। विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय ड्राफ्ट, और कह रहा है बाकी जो बैलेंस है वो आपको ड्राफ्ट के थ्रू पे करना है। यानी कि अब ये चीज़ आपको कैसे समझ आएगी, मैं इसको अमाउंट लिख के बताता हूँ कि कैसे कैसे अमाउंट जो है वो पे किया जा रहा है। तो बेटा देखो, जब जेड रिटायर हुआ है, जेड्स रिटायरमेंट, है ना, मान लो उसकी रिटायरमेंट पे जो उसका अमाउंट था कैपिटल का, वो आता है हमारा 10,067 रुपीज़। ठीक है, यानी कि जेड की रिटायरमेंट पे हमने उसको सब कुछ जो कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस करने के बाद जो लास्ट का अमाउंट बचता है, वो हमने जेड को देना है 10,065 रुपये। क्लियर है? तो उसके बाद अब यहाँ पर इस पैसे को देना कैसे कैसे है, इस पैसे को हमने देना है बच्चों, कह रहे हैं कि भैया इसका 50%, कह रहे सॉरी, जो ये अमाउंट है, कह रहे हैं इसमें से 5,067 रुपीज़ जो है, सॉरी कितना है बुक में? 67, यहाँ पे 65 नहीं है, 7 कर लेते हैं इसको, बुक में जो दे रखा है। ठीक है, तो 10,067 आएगा आपका, जब आप टोटल, जब आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे, कैपिटल अकाउंट बना लोगे। तो कह रहे हैं 10,067 में से हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं 5,067 रुपीज़, यानी कि ये तो हम पे कर रहे हैं किसके थ्रू? थ्रू बैंक।
क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बैंक अकाउंट ही है। तो ये थ्रू बैंक हमने पे कर दिया। अगर आपने 10,067 में से 5,067 पे कर दिया तो बचा कितना, बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 5,000 रुपीज़। क्वेश्चन में बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 5,000 रुपीज़। और कह रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पे करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बच गया उसका 50%, यानी कि बैलेंस अमाउंट का 50% कितना हुआ, 2,500 रुपये। बचे हुए अमाउंट का 50%, ये लैंग्वेज है, ठीक है। चाहे तो आप ये देखो, कह रहा है 50% ऑफ द बैलेंस, जो पैसा बच गया उसका 50% हम देंगे 1 साल के अंदर अंदर, और बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है वो 3 महीने में हम देंगे। तो भैया ये वाला जो है ये तो डाल दिया जेड्स लोन अकाउंट में। अब इसका बच कितना गया, 2,500 रुपये और बच गया, वो 3 महीने में देगा बाय ड्राफ्ट के थ्रू। ड्राफ्ट 3 महीने का ड्राफ्ट का मतलब होता है बिल्स पे एबल। कंपनी जो है, सॉरी फर्म जो है, वो इसको कब 3 महीने के अंदर अंदर क्या देगी उसको, 2,500 रुपये बैलेंस अमाउंट जो बच गया। तो 3 महीने के अंदर अंदर कोई ड्राफ्ट पे होता है, डेट इज़ कॉल्ड बिल्स पे एबल। तो 3 तरीक़ों से यहाँ पे पेमेंट की जा रही है। पहली पेमेंट है बैंक के थ्रू, दूसरी पेमेंट है लोन के थ्रू, और तीसरी पेमेंट है बिल्स पे एबल के थ्रू। तो ये 1 साल के लिए है, ये 3 महीने के लिए, और ये इमीडिएट। अब पेमेंट इस तरीके से दी जा रही है। अब इसको शो कैसे करना है, देखो ध्यान से देखो। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, सबका तो नहीं बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट हम केस कर रहे हैं उसका ही बता रहा हूँ। जेड का जब आप यहाँ पे बना रहे होगे पार्टनर्स कैपिटल, तो ये जो डेबिट पेमेंट कहाँ होती है, डेबिट साइड पे होती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले टू बैंक अकाउंट। जेड को आपने पे किए कितने, 5,067 रुपीज़। फिर उसके बाद आएगा टू जेड्स लोन, जो बैलेंस का 50% हमने 1 साल बाद देंगे, यानी लोन में ट्रांसफ़र कर दिया 2,500 रुपये। और लास्ट जो बैलेंस बच गया वो 3 महीने में देंगे थ्रू बिल्स पे एबल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 2,500 रुपीज़। बस यही करना था और कुछ भी नहीं था। क्लियर है। अब इसी चीज़ को जब आप बैलेंस शीट में लेकर आते हो, तो इस चीज़ को आप बैलेंस शीट में कैसे लाओगे, सॉरी गाइस बीच में भूकंप आ गया था इसलिए वीडियो वगैरह हिल गई थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहाँ थे, हम थे बैलेंस शीट पे। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको बैलेंस शीट में अगर हमें शो करना है तो हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, देखो। इसके बाद आप बनाते हो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर जेड्स लोन, ये ज़रूर लिखना, खतरे की घंटी है ये, मैं रेड पेन से पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे 2,500 जेड्स लोन आएगा। बिल्स पेएबल भी एक लायबिलिटी होता है, बिल्स पेएबल भी यहाँ पे आ जाएगा 2,500, ठीक है। और ये जो बैंक का अमाउंट आपने पे किया है, जब आप यहाँ पे बैंक लिखोगे तो जितना भी अमाउंट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है बुक में, क्वेश्चन में, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 5,067 रुपीज़। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस क्वेश्चन में शो करनी होती हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझा दिया, ठीक है। अब और इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में, खैर ये सब कुछ तो खत्म हो गया, लेकिन देखो लास्ट में क्या लिखा है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट तो बनाना ही बनाना है। इन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा कर दिया। क्या कह रहे हैं कि भैया अब गुडविल की एंट्रीज करनी है आपको। रिटायरमेंट में आपको पता ही है गुडविल की एंट्री क्या होती है। जो गेनिंग पार्टनर होता है वो रिटायरिंग पार्टनर को उसका गुडविल का शेयर दे देता है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम यही करते हैं। और इसके अंदर एक और एंट्री है गुडविल की, ये देखो ओल्ड गुडविल, ये भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आता है। ओल्ड गुडविल को हम क्या करते हैं बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। तो इसकी जर्नल क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 6,000 रुपीज़। और इस 6,000 को आप किस रेशियो में बांटोगे, 3:1 के रेशियो में। बात समझ आती है। तो 3:1 के रेशियो में 6,000 आप बांट देना। तो बस यही दो जर्नल एंट्रीज है, ये भी आपको शो करनी है। क्वेश्चन उसके बाद हो जाएगा आपका समाप्त। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर कीजिएगा। रिटायरमेंट के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए अब हम अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। वैसे तो वो लास्ट ईयर तक 6th चैप्टर का ही पार्ट था, वो रिटायरमेंट एंड डेथ, वन ऑफ द सेम थिंग।
कोई भी चेंजेस नहीं है। रिटायरमेंट में बस इतना फ़र्क होता है क्या, कि भैया रिटायरमेंट में पर्सन ज़िंदा है, अपना पैसा वो खुद लेकर जा रहा है, लेकिन डेथ में ऐसा नहीं होता है। दोनों ही केसेस में दोनों पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट इज़ डिसाइडेड कि इस डेट पे, या मैं एक लेटर दे के मैं अपना रिटायरमेंट घोषित कर दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। लेकिन डेथ जो है उसमें भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, लेकिन चिल्ला के नहीं बताता कि मैं इस डेट को मरने वाला हूँ, है ना। तो डेथ क्या है, वो अनसर्टेन है ना, वो कभी भी डेथ हो सकती है उसकी। तो अकाउंट दोनों में सेम बनेंगे, सब कुछ दोनों में सेम होगा, बल्कि डेथ रिटायरमेंट से ज़्यादा आसान है, क्योंकि रिटायरमेंट के अंदर हमें सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना होता है, लेकिन रिटायरमेंट के अंदर हमें जो पार्टनर मर रहा होता है 99% सिर्फ उसी का ही कैपिटल अकाउंट हमें बनाना होता है जो मर चुका होता है। क्लियर है। तो यानी एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो और कुछ भी नहीं है डेथ में। हम जितनी जल्दी हो सके डेथ को भी 1-2 क्लासेस में कवर करके ख़त्म कर देंगे। सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे पढ़ा रहे हो? बेटा सुनो, आपका जो कोर्स उन्होंने कट करवा दिया है उसमें जो मेन चीज़ें थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, लोन अकाउंट बनाना, ठीक है, कैपिटल एडजस्टेड के क्वेश्चंस, उन्होंने लोन अकाउंट कैपिटल एडजस्टेड सब में हटा दिया। तो चैप्टर्स जो है वो बहुत छोटे हो चुके हैं, इसलिए ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेथ। तो देखो बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है, पार्टनरशिप ख़त्म होती है, बट द फर्म कंटिन्यू, लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म बंद नहीं होती भैया। कह रहा है इट्स बिजनेस विद, फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस, अपना बिजनेस फर्म कंटिन्यू रखती है, किसके साथ? विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ऑब्वियसली बात है, ABC पार्टनर्स हैं, तो C की डेथ हो जाती है, तो A और B जो है वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे उस सेम बिजनेस के साथ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे फालतू का दिमाग लगाते हैं, सर अगर ABC तीनों ही मर जाएं, बेटा वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा डेथ के बाद, डिसोल्यूशन, ठीक है, तो वहाँ पे पूछ लेना। लेकिन अभी यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि भैया अगर 3 पार्टनर्स है, 3 में से कोई एक मरा, 5 पार्टनर है, 5 में से कोई 2 मरे, तो बाकी के पार्टनर्स जो है वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे। मतलब हर बार फर्म में 2 पार्टनर तो बचेंगे। डेथ उसके ऊपर बनाया गया है। सभी पार्टनर्स जब मर जाएंगे या कुछ भी होता है XYZ, तो हम इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें समझेंगे। कह रहा है रिमेनिंग पार्टनर हु टेक्स शेयर ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। अब यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा है डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ पार्टनर, मरा हुआ। कह रहा है कि जो पार्टनर्स होंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स, वो मरे हुए पार्टनर का जो शेयर है उसका शेयर वो ले लेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे, या फिर इन द रेशियो एज दे डिसाइडेड। वो या फिर कह रहे हैं या तो अपने ओल्ड रेशियो में उसके बचे हुए रेशियो को बांट लेंगे, या फिर वो रेशियो, उस रेशियो में उनका शेयर बांट लेंगे जिसमें वो खुद डिसाइड करते हैं। जैसे आपने पीछे रिटायरमेंट में किया भी था कि Z रिटायर हुआ, X और Y उसका शेयर 2:1 के रेशियो में ले गए, लाइक दैट सेम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटायरमेंट और डेथ बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपको, बेनिफिट किस चीज़ का होगा? बेनिफिट होगा कि इसमें हम मैक्सिमम 99.9% हम उसी का ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर मर चुका होता है। यानी कि हमें ABC तीनों का अकाउंट बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर, मान लो C मर गया, तो हम किसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? सिर्फ C का। तो यहाँ पे लिखा क्या है मैंने, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। अब ये कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर मर जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, अब जो भी पार्टनर मर गया वो क्या करता है, उसने फर्म को जितना भी पैसा दिया होता है, फर्म क्या करती है, उसके मरने के बाद वो सारा पैसा फर्म से इकट्ठा करती है, जितना उसने दिया होता है वो सारा इकट्ठा करती है, और जो फर्म ने उससे लेना होता है उसका भी बैलेंस वो निकालती है। सब कुछ कट कटा के जितना पैसा बच जाता है उस पार्टनर का, वो दे देती है उसके नॉमिनी को। मरा हुआ पार्टनर तो पैसे लेकर जा नहीं सकता ना, तो ये मरा हुआ, तो उसके बदले कौन लेकर जाएगा? जो उसका नॉमिनी होगा, C ने जिसको नॉमिनी बनाया होगा, चाहे वो उसका कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई दोस्त हो, जो भी मरा हुआ पार्टनर जिसको अपना नॉमिनी बनाएगा, तो मरे हुए पार्टनर का पैसा जो है उसके नॉमिनी को मिलेगा। अच्छा, डेथ ऑफ अ पार्टनर में नॉमिनी को बोला गया है एग्जीक्यूटर। क्या बोला गया है बच्चों? एग्जीक्यूटर। तो हम नॉमिनी नहीं बुलाएंगे, हम उसको क्या बुलाएंगे? एग्जीक्यूटर। तो मरे हुए पार्टनर के सारे पैसे किसको मिलते हैं? उसके एग्जीक्यूटर को। तो इस क्वेश्चन में हमें इस बार डेथ में हमें सिर्फ यही एक अकाउंट बनाना है। पहले इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता था लोन अकाउंट,
एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता था और वही आता था टेस्ट में, वही आता था एग्जाम में, लेकिन इस बार उसे हटा दिया गया है। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट हमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बहुत ईजी है। अब आपको सवाल ये उठता है कि सर जब पार्टनर मर जाता है तो उसकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने फर्म से लेनी होती हैं। तो बेटा सुनो, अभी तक आपने जहाँ से पार्टनरशिप शुरू किया है और अब जहाँ पे आप उसको ख़त्म करने आ रहे हो डेथ पे, तो वहीं से लेके यहाँ तक हम देखते हैं कि पार्टनर्स ने फर्म को, मतलब फर्म से क्या क्या लेना होता है। जैसे हम जाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, किसी भी कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। उसका बैलेंस बीडी कैपिटल का जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है और जो उसने फर्म से लेना होता है, डेट इज़ ओपनिंग बैलेंस। अब ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे ही हो, कई बार ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो कैपिटल का बैलेंस आपको लायबिलिटीज़ की जगह एसेट्स में भी दिख सकता है, तो वो बैलेंस बीडी जो होता है वो नेगेटिव होता है, वो आ जाता है डेबिट साइड में। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। तो बैलेंस बीडी दोनों साइड आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब आ जाओ फंडामेंटल्स पे, पहला चैप्टर फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में पार्टनर्स को क्या क्या मिलता था। पार्टनर्स को मिलता था बाय सैलरी, मरने के बाद भी इसको मिलेगी भैया, बाय सैलरी एंड कमीशन मिलता था। अगर क्वेश्चन में आपको सैलरी और कमीशन दे रखा है मरे हुए पार्टनर का, तो आपको जब वो मरा है, अब बेटा वो मत बता के तो मरेगा नहीं कि मैं 1 अप्रैल को मर रहा हूँ या 31 मार्च को मर रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। वो कभी भी ईयर के मिड में मर सकता है। वो जून में डेथ हो सकती है, अगस्त में हो सकती है, सितंबर में हो सकती है, जनवरी में हो सकती है। तो जितना टाइम वो काम करेगा उतने टाइम का तो उसको सैलरी भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो। ठीक है, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या क्या मिलता था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सारी चीज़ें रिटायरिंग पार्टनर के लिए भी हैं, ऐसा नहीं कि डेथ के लिए ही है। उसमें क्वेश्चन में ये सब आया नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं। डेथ में ये सब आ भी सकता है और नहीं भी, ज़रूरी नहीं कि ये सब आ जाए, बट मैं आपको मैक्सिमम चीज़ें लिखवा रहा हूँ। अभी हम फंडामेंटल्स पे हैं, क्लियर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, क्लियर है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब उसके बाद आ जाते हैं हम फंडामेंटल्स के बाद सीधा किस पे आ जाते हैं, एडमिशन में। एडमिशन में पार्टनर्स को हम क्या क्या देते थे, सबसे पहले हम सोचेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स को क्या क्या मिलता था, बाय जनरल रिजर्व या फिर कंटीजेंसीज रिजर्व, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अप, और क्या क्या था बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट में ये 4 चीज़ें होती थी जो हम पार्टनर्स में बांट दिया करते थे। उसके बाद बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट के बाद हम आते थे, और सोचो कहाँ पे, और बैलेंस शीट के बाद अगर आप जाओ रीवैल्यूएशन के अकाउंट पे, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, या उससे भी पहले बैलेंस शीट के बाद आती थी एडजस्टमेंट्स। तो पार्टनर्स को कुछ मिलता था नहीं, एडजस्टमेंट में ऐसा कोई सीन नहीं था कि पार्टनर में बटेगा। एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं सर, गुडविल था, वो तो बेटा नया पार्टनर आता था तो प्रीमियम लाता था, उसका यहाँ पे अभी कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन बात हो रही है गुडविल की। अगर हम बात कर रहे हैं गुडविल की, तो आपको पता है रिटायरिंग पार्टनर हो चाहे डिसीज्ड पार्टनर हो, यानी मरा हुआ पार्टनर, भैया गुडविल का शेयर तो दोनों का ही बनता है, क्योंकि जो पार्टनर मर गया है उसने भी फर्म में काफ़ी सालों से काम किया होगा, और आने वाली जो गुडविल होगी, आने वाली जो फ्यूचर गुडविल बनेगी, उसमें उसका शेयर माना जाएगा, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का होता है। तो रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर होता है तो गुडविल का शेयर किससे लेता है, गेनिंग पार्टनर से। यहाँ पर भी सेम होगा, जो पार्टनर मर गया है वो अपना गुडविल का शेयर किससे लेगा, सेम वही रिमेनिंग पार्टनर से। तो उसकी एंट्री क्या होगी, वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग होते हैं, तो उनकी एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्या होता है बच्चों, क्रेडिट। किसकी वजह से, वो अपना गुडविल का शेयर लेता है रिमेनिंग यानी कि गेनिंग पार्टनर से। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं
शेयर ऑफ गुडविल। जो पार्टनर मर गया वो गेनिंग पार्टनर से क्या ले रहा है, अपना गुडविल का शेयर ले रहा है। क्लियर है। अच्छा, आपने गुडविल भी दे दिया, आपने बैलेंस शीट का जो उसको इनकम मिलता था वो भी बांट दिया। अब रीवैल्यूएशन, बेटा अगर पार्टनर मरा है तो सब कुछ सेम ही रहेगा, सारी फर्म जो होती है वो दोबारा से बनती है, ठीक है ना। पार्टनरशिप पुरानी ख़त्म होकर नई बनती है, तो जो पुरानी चीज़ है वो दोबारा रीवैल्यू करनी पड़ती हैं। तो अगर रीवैल्यूएशन में गेन हुआ तो उसका शेयर भी मिलेगा इसको। तो बाय रीवैल्यूएशन, कुछ बच्चे सर अगर वो मर ही गया तो शेयर क्यों दे रहे हो, बेटा रीवैल्यूएशन तो पुरानी एसेट और पुरानी लायबिलिटी का होगा ना। तो पुरानी एसेट और पुरानी एसेट्स लायबिलिटी तो उसके मरने से पहले की थी, है ना, तो उसका शेयर इसको देंगे क्योंकि वो तब अवेलेबल था। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्या है, ये है रीवैल्यूएशन का गेन, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि पार्टनर जो है, डिसीज्ड पार्टनर जो होता है उसने फार्म को लोन दिया होता है या फिर फार्म से लोन लिया होता है। अगर डिसीज्ड पार्टनर ने फार्म को लोन दिया है तो मरने के बाद फार्म को उसका लोन वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा बाय डिसीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो पार्टनर मर गया उसका लोन भी वापस करना पड़ेगा फर्म को। अब यहाँ पे ये मैंने मैक्सिमम चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट मैं लिख चुका हूँ, मैक्सिमम चीज़ें। एक दो चीज़ें जो हैं वो बची हैं, वो मैं आपको बहुत अभी ढंग से समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे जो ये चैप्टर जिस चीज़ के लिए बना है, वैसे तो पूरा रिटायरमेंट है, इसमें रिटायरमेंट और डेथ में चेंज क्या है, चेंज है यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। यही है पूरा चैप्टर इसी टॉपिक के ऊपर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के ऊपर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेथ का। सर है क्या ये, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, मैं समझाऊंगा ये है क्या चीज़। अच्छा, आपको मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब ये मैंने क्रेडिट साइड वाली चीज़ें लिखी हैं, ये मैंने मैक्सिमम चीज़ें लिख दी हैं जो मरे हुए पार्टनर को मिल सकती हैं। क्वेश्चन में सारी नहीं आती हैं, इसमें से कुछ आता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पार्टनर्स को जितनी भी चीज़ें अभी तक आप पीछे पढ़ चुके हो वो सारी ही चीज़ें अब डेथ में आपको एक साथ लिखनी है, फंडामेंटल से लेकर कहाँ तक, डेथ तक। क्लियर है। अब उसके बाद डेबिट साइड पे आते हैं कि पार्टनर ने फार्म को देना क्या क्या होता है। पार्टनर ने फार्म को देना होता है 2 ड्राइंग्स, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो 2 ड्राइंग्स। फिर उसी ड्राइंग्स पे उसको क्या देना होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करना। ये कौन सी गुडविल का शेयर है, ये है ओल्ड गुडविल का। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, याद है बैलेंस शीट में जो आता है, ये मैं बैलेंस शीट की जो बैलेंस शीट का जो एसेट साइड वाला, ये वाली लायबिलिटी साइड थी, ये वाली एसेट साइड है। एसेट साइड में एक ओल्ड गुडविल होती है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है, और क्या होता है बच्चों, और होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सी साइड वाला है, ये है एसेट साइड वाला, ठीक है। ये हमने बैलेंस शीट देख लिया, ये हमने फंडामेंटल्स देख लिया। फिर बारी आती है रीवैल्यूएशन। ज़रूरी नहीं है कि हर बार रीवैल्यूएशन में गेन ही हो, लॉस भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आएगा लॉस, फिर इसको भी बियर करना पड़ेगा। तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आप चाहो तो लॉस लिख सकते हो, ठीक है। लॉस लिख दिया हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब लास्ट में वही सेम चीज़ जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा पार्टनर ने फर्म को एक और चीज़ देनी होती है, क्या, अगर उसने फर्म से लोन लिया है तो मरने के बाद फर्म उसके कैपिटल में से वो लोन का पैसा वापस ले लेगी। तो यहाँ पे आएगा बाय डिसीज्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है। तो उसका वो लोन ले लिया जाएगा, उसका लोन का पैसा ले लिया जाएगा। अब लास्ट हम करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्टार बनाया है। ये इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है इन केस ऑफ लॉस, और इधर जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है इन केस ऑफ
प्रॉफिट। सर ये लेकिन है क्या, अभी बताऊंगा, रुक जाओ, मैंने क्या कहा था, इसको मैं एंड में डिस्कस करूंगा। क्लियर है। और लास्ट में ये जितना भी पैसा है, ये जो क्रेडिट साइड है, ये सारा पैसा पार्टनर को मिलना होता है, जो डिसीज पार्टनर है उसके एग्जीक्यूटर को यानी नॉमिनी को, और ये जितना पैसा है वो फर्म ने उससे लेना होता है। तो आपस में प्लस माइनस करके जो बैलेंस बच जाता है वो एग्जीक्यूटर को दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ना तो टू बैंक आता है, क्योंकि बैंक जब आता है जब पार्टनर ज़िंदा हो, अपना कैश हो, खुद लेकर जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही यहाँ पे हम कोई लोन अकाउंट वगैरह डालते हैं। तो हम किसको डालते हैं, सीधा उसके एग्जीक्यूटर को हम पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा सीधा टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये जितना भी टोटल है वो सारा का सारा किसको मिल जाएगा, मरे हुए पार्टनर के एग्जीक्यूटर को यानी कि नॉमिनी को। ये सब बेसिक था, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि क्या पार्टनर को मिलता है और क्या पार्टनर से लेना होता है। इसमें आपने आज न्यू जो सीखना है, जो मेन टॉपिक है इसके अंदर, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ठीक है, तो इसको अभी हम समझते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ और, एक बात बताओ, यहाँ पे हमने बात की है कैपिटल अकाउंट की, लेकिन मान लो कैपिटल फिक्स्ड है और क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट भी गिवन है। तो एक बात बताओ, जो पार्टनर मर जाता है क्या उसका करंट अकाउंट ओपन रहेगा या फिर वो भी क्लोज हो जाएगा? सर जाहिर सी बात है, जो पार्टनर मर गया उसका करंट अकाउंट भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप उसका करंट अकाउंट क्लोज करते हो, ये बात मैंने एडमिशन में आपको क्वेश्चन में सिखाई हुई है। कौन से वाले मेथड में, जब हम अपने फिक्स्ड मेथड को कन्वर्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं। करंट अकाउंट का जितना भी बैलेंस सीडी होता है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आ गया कि करंट अकाउंट भी है पार्टनर का, तो मरे हुए पार्टनर का हम करंट अकाउंट क्लोज कर देंगे। क्लियर है। तो उसका जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है, यानी कि करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो पैसा बचेगा। तो अगर बैलेंस बच गया तो यहाँ पे आएगा बाय डिसीज्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है। और अगर उसका करंट अकाउंट नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव की जगह, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट से, तो उसका करंट अकाउंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा टू डिसीज्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बस ये दो चीज़ें, अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके सिर्फ क्वेश्चंस बचे हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले मैंने क्या कहा था, किसका डिस्कशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का। तो देखो बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है क्या बेसिकली। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के बारे में हम समझ रहे हैं। मान लो ए बी सी ये पार्टनर्स हैं। ठीक है, सी एक डिसीज पार्टनर है, इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ होती है, एक डेट ले लेते हैं हम, 30 सितंबर। 30 सितंबर को इसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। अब एक बात बताओ, बिज़नेस हमारा शुरू हो जाता है 1 अप्रैल को और ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को, और इसकी जो डेथ हुई है सी की, वो डेथ हुई है 30 सितंबर को। तो एक बात बताओ, उस बंदे ने, अगर उसकी 30 सितंबर को डेथ हुई है, तो 1 अप्रैल से लेकर उसने कहाँ तक काम किया है, 1 अप्रैल से लेकर उसने 30 सितंबर तक काम किया है। यानी कि बिज़नेस की पूरी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया अगर वो 6 महीने काम कर रहा है तो उसको 6 महीने की सारी इनकम मिलेगी, उसको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, उसको 6 महीने की सैलरी भी मिलेगी, उसको 6 महीने का कमीशन भी मिलेगा, उसको 6 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा, उसको 6 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा, 6 महीने का प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, कोई भी बिज़नेस, अगर ये 1 अप्रैल 2019 की अगर मैं बात करूं, तो ये जो बिज़नेस है ये ख़त्म हो रहा है जाके 31 मार्च, मतलब अकाउंटिंग ईयर जो है वो ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2020 को जाके। कोई भी बिज़नेस अपना जो प्रॉफिट निकालता है वो कब निकालता है, ईयर के एंड में जाके। तो ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट होता है प्रॉफिट।
कि भैया उस साल में हमने कितना, हमें नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, एंड में पता चलेगा। लेकिन उसकी डेथ कब हो गई? उसकी डेथ तो हो गई 30 सितंबर को। तो बताओ, अब इसको प्रॉफिट भी देना 6 महीने का, तो कैसे देंगे? कुछ बच्चे सर वेट कर लो 31 मार्च तक, 31 मार्च को जो प्रॉफिट आएगा वो दे देंगे इसको, इसकी फैमिली को, इसके एग्जीक्यूटर को। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें इमीडिएट इसका अकाउंट क्लोज करना होता है और इमीडिएट इसको प्रॉफिट देना होता है। हम 1 साल बाद डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि वो 30 सितंबर को मरा है या जून में, जुलाई में, कभी भी मरा है और उसका अकाउंट जो है डिसीज पार्टनर का हम बना रहे हैं 31 मार्च को प्रॉफिट की वजह से। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर वो 30 सितंबर को मरा है तो उसके अकाउंट्स भी कब कब के मेंटेन हो जाएंगे? 30 सितंबर के आसपास ही मेंटेन हो जाएंगे। रियल लाइफ में भी कह रहा हूँ मैं ये। तो फिर आप बताओ प्रॉफिट कैसे देंगे? क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक तो हमें प्रॉफिट पता ही नहीं होगा क्या है, हमें पता चलेगा 31 मार्च को। लेकिन हम क्या करेंगे? हम जाएंगे प्रीवियस ईयर पे। हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा? अगर हमें अपनी प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मेरा प्रीवियस ईयर यहाँ पे होगा 31 मार्च 2019। ये प्रीवियस ईयर है। पी वाई का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे? बिजनेस जो होते हैं, जो फर्म्स होती हैं ना, इनके ना प्रॉफिट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी जंप नहीं मारते हैं। लाइक अगर कोई बिजनेस पिछले साल 10 करोड़ कमा रहा था तो इस साल वो 20 करोड़ या 40 करोड़ नहीं कमाने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 10 करोड़ कमा रहा था तो वो 1-2 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भैया एक काम करो, अगर आपको इमीडिएट इसका अकाउंट आप क्लोज कर रहे हो तो इसका जो प्रॉफिट है 6 महीने का वो कैलकुलेट करो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। जो प्रॉफिट है यानी कि सी का ये जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करो किसके बेसिस पे? प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, है ना। मान लो प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 50 लाख का, जो भी था XYZ। तो 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 1 करोड़ का प्रॉफिट इसको मिलेगा कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, और वो भी इसके शेयर के हिसाब से 1/2, 1/4 या जो भी था, ठीक है। अब क्या इस बात की तुम श्योरिटी देते हो कि 31 मार्च 2019 को जो 1 करोड़ प्रॉफिट था, क्या वो सेम प्रॉफिट 31 मार्च 2020 में भी होगा? क्या इस बात की श्योरिटी है, गारंटी है? नहीं सर, क्या पता 1 करोड़ से नीचे हो, क्या पता 1 करोड़ से ऊपर हो, और शायद 1 करोड़ भी हो सकता है। तो हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर को मानते हुए प्रीवियस ईयर के हिसाब से हमने उसको प्रॉफिट दे दिया। तो वो प्रॉफिट हम एग्जैक्ट नहीं था, हमें तो डाउट था कि भैया इतना प्रॉफिट 1 करोड़ हो भी सकता है या क्या पता कम या ज़्यादा भी हो सकता है। डाउट का मतलब क्या होता है? सस्पेंस। डाउट का मतलब क्या होता है? सस्पेंस। तो जब भी कोई पार्टनर मरता है हम उसको जो उसका प्रॉफिट देते हैं या फिर लॉस देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो, क्या पता प्रीवियस ईयर में लॉस हो, तो प्रॉफिट की जगह उसको किसका शेयर मिल जाएगा? लॉस का। तो जब भी जो पार्टनर मरता है हम उसको जब उसका प्रॉफिट और लॉस का शेयर प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे देते हैं तो उस प्रॉफिट और लॉस को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो पार्टनर्स, अब यहाँ पे ये तो मैंने समझा दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का मतलब क्या हुआ, कि हमें पता नहीं, हमने प्रॉफिट दे दिया प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालने के तरीके हैं, जो पार्टनर मरा है ना, इसको जो हम प्रॉफिट देते हैं, उस प्रॉफिट को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम बोलते हैं टाइम बेसिस, और जो दूसरा तरीका है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो है सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस, इन दोनों के बेसिस पे हम क्या देंगे? प्रॉफिट। तो बच्चों देखो, टाइम बेसिस का फॉर्मूला, वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जो मैंने फार्मूले में कन्वर्ट की है। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट इनटू में मंथ्स ऑफ डेथ इनटू में डिसीज्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर, ये इसका मैंने एक छोटा सा फार्मूला आपको लिखा है यहाँ पे। ये होता क्या है बेसिकली, मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कैसे है? टाइम बेसिस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, टाइम बेसिस के बेसिस पे अगर आपको जो पार्टनर मर गया उसको प्रॉफिट देना है तो आप कैसे दोगे? देखो ABC पार्टनर्स हैं, उसका रेशियो दे रखा है 2:1:1, ये एग्जाम्पल है। कह रहा है सी की जो डेथ हुई है वो हुई है 30 सितंबर 2019 को। अब यहाँ पे उसकी डेथ हुई है और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो यहाँ से लेके यहाँ, और पूरा तो खैर 31 मार्च को ख़त्म होगा, लेकिन उसने जो काम करना शुरू किया वो 1 अप्रैल 2019 से शुरू किया था और उसकी डेथ कब हो गई? 30 सितंबर 2019 को। यानी कि वो 6 महीने वर्किंग रहा, किसमें? बिजनेस में, फर्म में वर्किंग रहा। तो भाई 6 महीने का उसको प्रॉफिट देना बनता है। बट 6 महीने का प्रॉफिट
प्रॉफिट तो निकलता है एंड में। तो उन्होंने कहा एक काम करो, प्रीवियस ईयर के बेसिस पे नए पार्टनर जो मर गया है पार्टनर, उसको प्रॉफिट दे दो। तो हम प्रीवियस ईयर पे गए, तो प्रीवियस ईयर था हमारा 31 मार्च 2019, और प्रीवियस ईयर का जब हमने प्रॉफिट देखा तो हमने देखा पूरी फर्म का पिछले साल का प्रॉफिट वो 40,000 था। हमने कहा ठीक है, अब इसी को करंट ईयर का प्रॉफिट मानते हुए हम जो पार्टनर मर गया है उसको क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको बोलते हैं टाइम बेसिस। इस शेयर को क्या बोलते हैं, टाइम बेसिस। टाइम के बेसिस पे दे रहे हैं, 6 महीने के हिसाब से उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड टाइम बेसिस। तो टाइम बेसिस में मुझे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 40,000, इनटू में कितने महीने हुए हैं उसकी डेथ को हुए 6 मंथ, यानी 6/12। क्योंकि हम उसे पूरे साल का तो प्रॉफिट दे नहीं सकते, हम कितने महीने का देंगे, 6 महीने का। तो इसलिए हमने क्या निकाला है उसको, 6/12। इनटू में उसका हमने क्या निकालना है कि भाई ये तो पूरी फार्म का प्रॉफिट है। पूरी फार्म का प्रॉफिट अगर आप 40,000 को अगर आप 6 महीने से मतलब डिवाइड करो 6 × 6/12 से, तो आपको 6 महीने का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जो 6 महीने का प्रॉफिट है वो अकेले सी का नहीं है, वो पूरी फार्म का है। हमें किसका शेयर, हमें किसको देना है शेयर, सी को। तो प्रॉफिट भी यहाँ पे किसके शेयर पे आएगा, सिर्फ सी के शेयर पे। सी का शेयर क्या था, 1/4 इसके हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप 40,000 का 6/12 करते हो तो 20,000 जो प्रॉफिट आता है वो इन 6 महीनों का माना जाएगा पूरी फर्म का। लेकिन हमें पूरी फर्म को प्रॉफिट तो देना नहीं है, हमारा कौन है, सी। हमें सिर्फ और सिर्फ सी को प्रॉफिट देना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, उसका शेयर लिया है। यानी कि 20,000 जब हम इंटू करेंगे 1/4 से, तो खाली सी का शेयर निकलेगा प्रॉफिट का, वो निकलेगा 5,000 रुपये। ये क्या आया है, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू ₹5,000। अब इसको जब हम शो करेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में, तो किस नाम से शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से। और ये किधर आएगा, ये आएगा कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉफिट। अगर प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट